हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके? मजे में? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर रिटर्न ऑफ इनकम। लास्ट क्लास में आपने देखा था सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(1)(a), 1(b) और 1(c). क्या था 139(1) में? मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, किसे रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी फाइल करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद सेक्शन 139(1) एक चीज और बताता है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, राइट। और आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न में क्या देखा था कि ऑडिटेड केस में 31 अक्टूबर है, अदरवाइज दिस इज 31 जुलाई, राइट। अगर आप अपनी रिटर्न को समय पे जमा करते हो तो पता है आपकी रिटर्न क्या कहलाती है? रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि अगर आपने ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न जमा कर दी, ड्यू डेट तक अपनी रिटर्न जमा कर दी, तो योर रिटर्न विल बी कॉल्ड रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). हालांकि आपके मन में तुरंत एक बात आएगी कि सर अगर रिटर्न समय पे जमा नहीं की तो क्या होता है? तो वो सब अभी सीखना बाकी है, राइट। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 139(3), 139(4), 139(5). स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 139(3). 139(3) इज लॉस रिटर्न। अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम लॉस दिखा रही है तो वो कहलाती है सेक्शन 139(3) की रिटर्न। लेकिन ये लॉस की रिटर्न ऐसा भी तो हो सकता है कि समय पे जमा हुई है। हाँ, तो समय पे अगर जमा हुई है तो वो रिटर्न 139(3) की भी है और साथ में 139(1) की भी रिटर्न है। यस, अ रिटर्न फाइल्ड ऑन टाइम इज अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). और अगर वो लॉस की रिटर्न है तो वो 139(3) की रिटर्न है। तो 139(3) की जो रिटर्न है ना, वो 139(1) की भी रिटर्न हो सकती है। 139(4) उसके बाद देखेंगे। तो ये 139(4) क्या है? बिलेटेड रिटर्न। बहुत सारे सेक्शन ना इंटरलिंक्ड है, तो मुझे तुरंत उनका नाम ले लेना होगा और फिर डिटेल में एक एक सेक्शन की भी बात करनी होगी ताकि लिंकेज भी आप समझ पाए। 139(4) है बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न का मतलब हो गया कि आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट के बाद जमा की है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिलेटेड रिटर्न का मतलब कभी भी जमा कर ली, थोड़ा ही समय और मिलता है, ड्यू डेट के बाद थोड़ा सा और समय मिलता है, आप उस समय तक में जमा कर लेंगे तो आपकी रिटर्न लेट कहलाएगी। ड्यू डेट के बाद जमा की इसलिए लेट रिटर्न है, राइट। बिलेटेड रिटर्न इज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4). अब वापस से बात करते हैं। मैंने कहा लॉस की रिटर्न कौन सी रिटर्न है? रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3). लेकिन अगर ये समय पे जमा हुई है तो पता है ये क्या कहलाएगी? रिटर्न अंडर सेक्शन 139(3) एंड 139(1). और अगर ये लॉस की रिटर्न देर से जमा हुई है तो क्या कहलाएगी? भाई लॉस की इसलिए 139(3) की रिटर्न है, और सिंस ये देर से जमा हुई है इसलिए ये क्या बन जाएगी? 139(4) की भी रिटर्न, राइट। तो इस तरीके का लिंकेज आपको इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगा। और मैंने एक बात आपको बताई है कि आपको ये सारा प्रोविजन सेक्शन के साथ याद रखना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। 139(3) लॉस रिटर्न। Loss cannot be carried forward if return of income is not filed within due date under section 139(1). ध्यान दीजिएगा कि लॉस की रिटर्न को समय पे जमा करना तो आवश्यक होता है ताकि आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। ध्यान दीजिएगा, लॉस की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी नहीं होता, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था आपको। क्योंकि मैंडेटरी कब है रिटर्न फाइल करना? आपने पढ़ा हुआ था जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 और उसके भाई बहन वाले सेक्शन मिला के, इफ इट इज मोर देन द एग्जेम्पशन लिमिट देन ओनली यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल योर रिटर्न मैंडेटरी, राइट। लेकिन ये अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो मैंडेटरी तो नहीं है रिटर्न फाइल करना, लेकिन हम फाइल करेंगे टाइमली, ठीक है। हम टाइमली फाइल करेंगे, सिर्फ फाइल ही नहीं करेंगे, टाइमली भी फाइल करेंगे। अदरवाइज तो आप रिटर्न फाइल ही ना करिए तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देर से क्या, फाइल ही मत करिए लॉस की रिटर्न तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस की रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम फाइल भी करेंगे और साथ ही समय पे भी करेंगे ताकि हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सके। हालांकि आपने वहीं पे पढ़ा था कि कुछ लॉस टाइम पे रिटर्न जमा नहीं हुआ तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हालांकि कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न तो जमा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन टाइम पे नहीं रिटर्न जमा हुआ है तो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कौन कौन सी रिटर्न लॉसेस हैं? हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉस है या फिर एग्रीकल्चरल लॉस है तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इवन इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। प्लीज रिमेंबर, रिटर्न हैज टू बी फाइल्ड टू कैरी फॉरवर्ड लॉस, क्योंकि अगर लॉस रिटर्न ही फाइल नहीं करेंगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? हम रिटर्न फाइल करेंगे, सरकार को बताएंगे इतना घाटा है, तब ना सरकार कहेगी अच्छा चलो कैरी फॉरवर्ड कर लो।
और अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन के दो और भाई बहन हैं, ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन, अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च कैपिटल एक्सपेंडिचर और अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सारे खर्चे भी क्या होते हैं, ये सारे अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर्स भी क्या है, with even if you have not filed return on time then also it can be carried forward। तो बस अभी सिंपल इतना याद रखना है, सेक्शन 139(3) क्या है, लॉस की रिटर्न, राइट। चलिए हम लोग लिख के बताते हैं आपको, सेक्शन 139(3) ये होती है लॉस की रिटर्न। अगर आपसे मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं इस तरीके से, इफ लॉस रिटर्न इज फाइल्ड ऑन टाइम, तो ये क्या है, इज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) एंड 139(3), ठीक है। इसके बाद वाला सेक्शन देख लीजिए, 139(4) इज बिलेटेड रिटर्न, लेट से अगर रिटर्न जमा हुई है। तो अगर हम यहां पे करें, इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम, तो ये कौन सी रिटर्न है। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? हाँ, एमसीक्यू में आएंगे। बोलेगा लॉस की रिटर्न फाइल्ड ऑन टाइम है, बताइए कौन सी सेक्शन की रिटर्न है। 4 ऑप्शन दे देगा, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। सिंस ये लॉस की रिटर्न है 139(3) हुआ, समय पे जमा हो रही है इसलिए 139(1) की भी रिटर्न है। लॉस की रिटर्न नॉट फाइल्ड ऑन टाइम है, नॉट फाइल्ड ऑन टाइम है तो इज अ रिटर्न अंडर सेक्शन, लॉस की इसलिए 139(3), और समय पे जमा नहीं हुई इसलिए कौन सी हो गई, 139(4) हो गई। आ रहा है समझ में आपको। चलिए देखिए, बिलेटेड रिटर्न, आप लेट रिटर्न जमा कर सकते हो। लेट रिटर्न का मतलब नॉन ऑडिट वाले केस में 31 जुलाई तक जमा होती थी, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा, ठीक है, आप उसके बाद भी जमा कर सकते हो। ऑडिट वाले केस में रिटर्न कब तक जमा करनी होती है, 31 अक्टूबर, आपको थोड़ा और समय मिल जाएगा। कितना, आप बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते हो बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इसका क्या मतलब हुआ, प्रीवियस ईयर 23-24 की हम लोग बात कर रहे हैं, असेसमेंट ईयर इसका क्या है 24-25, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम कितना है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, ठीक है। नॉन ऑडिट केस में 31 जुलाई 2024, ऑडिट वाला केस है तो 31 अक्टूबर 2024। बिलेटेड रिटर्न की डेट क्या बोल रहा है, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल हो जाएगी, 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर क्या है, एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर माइनस 3 मंथ, यही बोल रहा है, देखिए यही बोल रहा है, 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का एंड क्या है, 31 मार्च 25, 24-25 असेसमेंट ईयर है ना, तो 31 मार्च 25, यहां से 3 महीना कम कर दीजिए, कितना आएगा 31/12/24, ये डेट याद कर लीजिए। आप अभी याद कर लीजिए, आपसे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के। अब डेट याद करके बैठ जाइए, 31 दिसंबर 2024 इज द लास्ट डेट फॉर बिलेटेड रिटर्न। यानी अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई तक छूट गई रिटर्न फाइल करना, ये लास्ट डेट थी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI, टाइमली रिटर्न की डेट ये है 31 जुलाई तक। कितना समय मिला, मार्च में फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ मार्च 24 को, तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना मिला, राइट। अगर यहां तक आपका नहीं जमा हो पाया तो आपको डेट क्या मिल गई, दिसंबर तक की मिल गई, यानी कितना महीना और मिल गया, 6 महीना और मिल गया, आप दिसंबर तक भी फाइल कर सकते हैं, बट दैट रिटर्न विल बी कॉल्ड एज बिलेटेड रिटर्न। ऑडिट वाले केस में, ऑडिट वाले केस में सिर्फ 2 महीना ही एक्स्ट्रा मिल पा रहा है। अगर आपकी 31 अक्टूबर तक हुई तब तो टाइमली रिटर्न है, और अगर नहीं तो फिर 2 महीना और समय है, बिलेटेड रिटर्न है। जब इतनी बात हो जाती है तो बच्चे के मन में एक प्रश्न आता है, वो कहता है सर एक बात बताइए कि अगर हम 31 जुलाई तक रिटर्न जमा कर सकते हैं, फिर आप कह रहे हैं 31 दिसंबर तक भी कर सकते हैं, हालांकि वो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगी, छोड़ दीजिए इस बात को कि वो कहलाएगी क्या, हम रिटर्न 31 जुलाई तक भी कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक भी कर सकते हैं, तो हम 31 दिसंबर तक ही करेंगे, हम 31 जुलाई करेंगे ही क्यों, इसका क्या रेलेवेंस है, इसका कोई फायदा है फिर। ठीक है, मेरी रिटर्न बिलेटेड ही कहलाएगी ना, कि लेट जमा हुई है, तो ठीक है लेट जमा हुई है,
यानी कर तो हम यहां तक सकते हैं ना जमा, नहीं, आप यहां तक तो कर सकते हो जमा, लेकिन इसका बहुत नुकसान भी है। अगर आपने इस डेट को फॉलो नहीं किया तो कुछ आपका नुकसान भी होगा यहां तक जमा करने के लिए। तो आइए पहले तो आपको यह बताते हैं कि अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक जमा नहीं हुई, मतलब इस डेट तक जमा नहीं हुई, तो क्या नुकसान उठाना पड़ता है। और इस डेट के बाद तो होगी ही नहीं, इस डेट के बाद तो रिटर्न ही फाइल नहीं होगी। लेकिन इस डेट तक भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो उसके नुकसान हैं, यानी बिलेटेड रिटर्न तो जमा तो हो जाएगी रिटर्न, लेकिन नुकसान उठाना पड़ता है कुछ। क्या है सर, बताइए जरा। इफ ROI not filed before due date of ROI, लेट मी टेल यू, अगर आप मेरे साथ साथ लिख के एक एक बात को समझेंगे ना तो आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा। हाँ, यू विल एंजॉय दिस क्लास, क्योंकि आपको सारी प्रैक्टिकल बात बताएंगे, राइट। तो ROI अगर आप फाइल समय पे नहीं करते हो, अब ये सब क्यों बता रहा हूं, क्या जरूरी है ये सब बात बताना। अगर मैं ये सब नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या अंतर है भाई नॉर्मल टाइम में और बिलेटेड रिटर्न की डेट ऑफ, जो बिलेटेड रिटर्न की डेट है उन दोनों में फिर क्या अंतर है। भाई हम 31 जुलाई को ही डेट क्यों माने, फिर तो हम 31 दिसंबर को मान लेंगे ना, आपके मन में ये बात आएगी। तो नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस। अगर आपने 31 जुलाई तक जमा नहीं किया तो क्या होगा, सबसे पहला नुकसान, लॉस कैनॉट बी कैरीड फॉरवर्ड। आप कहेंगे सर ये तुम पता है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। दूसरा, आपको देना पड़ जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234A का ब्याज देना पड़ जाएगा। आपने नहीं पढ़ा है, मुझे मालूम है, सब पढ़ेंगे आप, सब पढ़ना है, सब कोर्स में ही है। तो 234A का ब्याज लग जाता है, राइट। तीसरा, आपको देनी पड़ती है पेनाल्टी अंडर सेक्शन 234F। ओ माय गॉड, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, 234A का ब्याज देना पड़ेगा, 234F की पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन याद करना तो ये सब आसान है, 2, 3, 4, कितना अच्छा नंबर है, 2, 3, 4 लाइन से, राइट। 234A का ब्याज, 234F की पेनाल्टी, और अब आ रहा है सबसे भयंकर वाली चीज, भयंकर से भी भयंकर, ये है सेक्शन 144 पॉसिबल। आपके साथ सेक्शन 144 हो सकता है। हाँ, यही सबसे बड़ा डर है, इसीलिए रिटर्न समय पे जमा करें। अरे ये सब पेनाल्टी ब्याज ये सब तो हम दे देंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सह लेंगे, लेकिन आपके साथ 144 कर दिया जाएगा। आप कहेंगे सर ये क्या होता है। आइए अब इस बात को समझते हैं। ROI नॉट फाइल्ड, अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते, ठीक है, इफ ROI इज नॉट फाइल्ड, तो क्या हो सकता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किए तो क्या होता है, तो आपको नोटिस आ सकती है अंडर सेक्शन 142(1)(1). किसमें नोटिस आ सकती है, नोटिस आ सकती है आपको सेक्शन 142(1)(1) में, या फिर आ सकता है सो कॉज नोटिस SCN अंडर सेक्शन 144। SCN का फुल फॉर्म होता है सो कॉज नोटिस, यानी अगर आप समय पे रिटर्न जमा नहीं किए ना तो डिपार्टमेंट आपके बिलेटेड रिटर्न का इंतजार नहीं कर रहा है बैठ के। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट तक जमा नहीं की, रिटर्न नॉट फाइल बिफोर ड्यू डेट, तो डिपार्टमेंट आपके साथ क्या कर सकता है, 142(1)(1) की नोटिस भेजेगा आपको। ठीक है, ये नोटिस प्यार भरी होती है, बहुत अच्छे शब्दों में लिखी होती है, लेकिन ये जो SCN होता है ना, सो कॉज नोटिस, ये धमकी भरी नोटिस होती है। ठीक है, दोनों नोटिस की मैं भाषा दिखाता हूं कि कैसे लिखा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूं नोटिस अंडर सेक्शन 142(1)(1), उसमें लिखा होता है डियर सो एंड सो, जो भी आपका नाम है, राइट। आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट तक जमा नहीं की है, कृपा करके
वर्ड देखिए कितना इज्जत से आपसे बात की जा रही है, कृपा करके अपनी रिटर्न को 30 दिनों के अंदर अंदर जमा कर दें। तो डिपार्टमेंट अभी आपको नोटिस देके बोल रहा है रिटर्न जमा नहीं किए हो, समय निकल गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 30 दिन के अंदर जमा करो। अच्छा 30 दिन के अंदर आप जमा कर रहे हैं, ये रिटर्न कौन सी है? लेट रिटर्न ही है, ध्यान दीजिएगा, ये रिटर्न लेट रिटर्न ही है, आपका ड्यू डेट तो निकल चुका है, राइट। 30 दिनों का आपको समय दिया जाता है कि आप अपनी रिटर्न जमा कर ली। अब ये शो कॉज नोटिस क्या है? शो कॉज नोटिस आपसे इस तरीके से इज्जत से इतने बात नहीं करते हैं, कहते हैं आपने रिटर्न अपनी जमा नहीं की तो क्यों ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी खुद ही इनकम निकाल दे। आप सुने भाषा क्या है, कह रहा है आपको तो समय दिया गया रिटर्न जमा करने के लिए, आपने किया नहीं, तो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों ना आपकी इनकम खुद ही निकाल दे। ये होता है शो कॉज नोटिस, राइट। तो चलिए अब जब नोटिस आएगी अंडर सेक्शन 142(1) तो इसमें क्या लिखा होगा ये भी आपको बता दे, सबमिट ROI विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न जमा कर दीजिए, ठीक है। अच्छा तो आपने या तो रिटर्न सबमिट किया होगा या तो नहीं किया। रिटर्न सबमिट यस कर लेते हैं या फिर नो कर लेते हैं। अगर आपने रिटर्न सबमिट कर दिया तो पता है आपकी रिटर्न क्या कहलाती है? ये कहलाती है ROI फाइल्ड अंडर सेक्शन 142(1), ये कहलाती है रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 142(1). याद रहेगा सबको, ठीक है। अच्छा क्या ये रिटर्न लेट जमा हुई है? आंसर इज यस। तो ये कौन सी रिटर्न और है? सेक्शन 139(4) की भी रिटर्न है, ध्यान दीजिएगा, ये सेक्शन 139(4) की भी रिटर्न है, लेकिन ये सिंस नोटिस आई थी 142(1) की, उसके रिप्लाई में आपने 30 दिनों के अंदर अंदर अपना रिटर्न जमा कर दिया है, इसलिए ये रिटर्न कहलाएगी 142(1) की भी रिटर्न, ठीक है। अच्छा अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया 30 दिनों के अंदर अंदर तो फिर से वही बात आ जाती है, आपका हो जाएगा एस क्या 144 असेसमेंट अंडर सेक्शन 144। नोटिस आई थी 144 की, अब कर दिया जाएगा आपका 144 का असेसमेंट, और 144 के असेसमेंट को कहा जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। नाम ही कितना सुंदर है, आपकी इनकम बेस्ट जज करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो उसे बेस्ट लगेगा आपकी इनकम है वही जज कर देगी। कैसे होता है ये जज पता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं, ठीक है, आपकी दुकान पे कुछ देर बैठते हैं, समझते हैं क्या सेल वेल कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है, आस पड़ोस में बात करते हैं आपके, राइट। मान लीजिए मुझे 144 का शो कॉज नोटिस आ गया, 144 की शो कॉज नोटिस आ गई, अब मैंने या फिर मुझे 142(1) की नोटिस आई थी और मैंने उसकी रिप्लाई नहीं की थी, ठीक है, मैंने फिर भी रिटर्न जमा नहीं की, तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा असेसमेंट होगा 144 का। तो अब क्या किया जाएगा? डिपार्टमेंट वाले आएंगे मेरी दुकान पे, कुछ देर बैठेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है, उसके हिसाब से सेल वेल का अंदाज लगाएंगे, फिर आस पड़ोस में मेरे बारे में बात करेंगे, पूछेंगे मेरे पड़ोसी से पूछेंगे राज अग्रवाल कितना कमाते होंगे साल भर का, तो पड़ोसी ऐसे अंदाज लगाएगा, कहेगा इनका 10 करोड़ का तो मकान है, ठीक है, एक बंगला ये अभी अभी मुंबई में भी खरीदे हैं 5 करोड़ रुपए का, ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली में भी 2 प्रॉपर्टी खरीद रखे हैं, हर 6 महीने पे एक कार खरीद लेते हैं, मुझे लगता है साल का 2-3 करोड़ रुपए तो कमाई लेते होंगे, राइट। खट से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला मेरी इनकम मैसेज करेगा 3 करोड़ रुपए, या हो सकता है मेरे पड़ोसी ने बोल दिया कि वो तो मुझे लगता है कि आराम से 10 करोड़ रुपए कमा लेते होंगे साल का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला बाकी थोड़ा बहुत वो मेरे यहाँ देखा है, अपना बेस्ट जजमेंट जो उसको बेस्ट लगेगा वो इनकम मैसेज करेगा, मेरी रिटर्न बन गई है, अब मुझे रिटर्न नहीं बनानी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला खुद ही बना दिया है, उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, हमें डिमांड नोटिस भेजेगा, चलो जमा करो इतना टैक्स। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही नाइंसाफी है, नाइंसाफी नहीं है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आपको शो कॉज नोटिस जब दे रहा है, देखिए आपको 142(1) की नोटिस आई, ठीक है, आपने उसका जवाब नहीं दिया, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रिटर्न जमा करनी थी, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो, तो बताइए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? करेगा। और अगर शो कॉज नोटिस आ जाती है तो आपको वैसे भी कुछ करना नहीं होता है, शो कॉज नोटिस में तो वो बता रहे हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहा है। अच्छा आपको शो कॉज नोटिस अगर आई है
कि क्यों ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दे, तो आप ये नहीं कह सकते अरे रुको भाई रुको, तुम क्यों कर रहे हो, मैं बता रहा हूं ना इनकम मेरी कितनी है। नहीं, ये सब नहीं होता। वो बस बता रहा है कि आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर रहे हैं और करेगा अब वो। अच्छा सर, तो कौन सा आता है? ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि आपका इनकम टैक्स ऑफिसर कितना बदमाश है। हाँ, अगर वो शरीफ है, अच्छा है, प्यारा है, तो वो आपको देता है 142(11) की नोटिस। लेकिन आपकी तकदीर में आपका इनकम टैक्स ऑफिसर कौन लिखा है आपको क्या पता। अगर कहीं बदमाश वाला निकल गया तो वो आपको क्या भेजेगा, सीधे शो कॉज नोटिस भेजेगा, धमकी वाला, बहुत हो गया, तुम रिटर्न समय पे जमा नहीं किए थे, हम बताएंगे तुम्हारी इनकम कितनी है। ठीक है, और शो कॉज जब नोटिस आती है तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हो, वो बस बता रहा है कि आपका असेसमेंट करने वाले हैं, वो करेगा, अब आप उसे रोक नहीं सकते हो। सर शो कॉज नोटिस कभी भी रोक नहीं सकते हैं आप, अगर आ गई तो रोक सकते हो जब बहुत जेन्युइन कारण है आपके पास। जैसे आपको शो कॉज नोटिस आई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला कह रहा है कि अब आपका हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे, तो आपने उसको जवाब में बताया कि मैं पिछले 6 महीने से कोमा में हूं, हॉस्पिटल में पड़ा हूं, एक बात बताइए, पहले हम अपना इलाज करा ले, ठीक हो जाए, मर रहे हैं, कि पहले तुम्हारा टैक्सी जमा कर दें। तो कहेगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, आप कहोगे मैं बेटी की शादी में बिजी हूं, तो कहेगा बेटी की शादी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले टैक्स जमा करो। यानी छोटा मोटा बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ आप मर ही रहे हो तो शायद मान जाए, कहेगा ठीक है अच्छा कोई बात नहीं, राइट। तो दिस कैन बी एन रीजन। हाँ, अब मैं थोड़ा बीमार चल रहा हूं आजकल, थोड़ी मेरी हालत खराब है, आए दिन हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ये सब भी नहीं सुनेगा। मैंने क्या एग्जांपल लिया था, बहुत जेन्युइन साउंड कारण होना चाहिए। आप कह रहे हो मैं कोमा में हूं, मैं पिछले 6 महीने से कोमा में था, अभी मैं होश में आया हूं। 6 महीने से तो मैं होश में ही नहीं था हॉस्पिटल में, तब तो रिटर्न नहीं ना जमा कर पाओगे, अब इनकम टैक्स वाला मान लेगा। आपको बात समझ में आ रही है? आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपको चोट आ गई, ठीक है, आप 1 महीना हॉस्पिटल में पड़े थे, ये सब नहीं सुनेगा। ठीक है, रिटर्न जमा करनी पे आपको समय पे करनी है। व्हाट आई मीन टू से, देखिए ये सारी चीजें सब्जेक्टिव भी होती हैं। डिपार्टमेंट वाला, वो बंदा जो नोटिस भेज रहा है, वो कि क्या चीज मान ले रहा है क्या नहीं मान रहा है, इट्स अप टू देम। ठीक है, लेकिन मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया कि शो कॉज नोटिस का एक रिस्क होता है। ठीक है, इसलिए रिटर्न समय पे जमा करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रिटर्न समय पे नहीं जमा किए तो एक बहुत बड़ा डर है कि कभी भी मेरा 144 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको ध्यान रहेगा इस बात का। अच्छा, क्या सर ये बहुत तेजी से होता है? नहीं, देखिए ये रिस्क है। ठीक है, सबको नहीं आता 144 की नोटिस। ठीक है, आप बिलेटेड रिटर्न जमा करते हैं, बहुत लोग करते हैं लेट रिटर्न जमा। ठीक है, लेकिन ये एक रिस्क तो है ना, अगर आ ही गया तो क्या कर लेंगे आप? एंड देयरफॉर एवरीवन फाइल्स रिटर्न ऑन टाइम। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल कर सकते हो, या फिर और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। यानी अगर आपकी असेसमेंट हो गई, कौन सी असेसमेंट? इट्स टॉकिंग अबाउट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये जो असेसमेंट बोल रहा है, इस असेसमेंट का मतलब क्या है? 144, सेक्शन 144। सब याद कीजिए, एकदम मेरी तरीके से याद कीजिए, आपको भी ऐसे ही बोलना हो पड़ेगा। असेसमेंट का मतलब क्या है? 144। बोलिए प्लीज, यहां पे यही मतलब है इसका। बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ये क्या मतलब हुआ? देखिए, आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग प्रीवियस ईयर 23-24 की, आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई क्या थी? 31 जुलाई 24। ठीक है, आपको शो कॉज नोटिस चली आती है, शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 144 आ जाती है 1 सितंबर 24 को। आपने रिटर्न समय पे जमा, ड्यू डेट थी 31/7/24 को, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपको शो कॉज नोटिस आ जाती है 1 सितंबर 24 को। ठीक है, कि आपका हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने जा रहे हैं। और 28 सितंबर 24 को आपका सेक्शन 144 असेसमेंट भी हो गया, सेक्शन 144 का असेसमेंट भी हो गया। ठीक है, एक बात बताइए, बिलेटेड रिटर्न कब तक जमा हो सकती थी? बिलेटेड रिटर्न कब तक जमा हो सकती थी? अरे आप इसके पहले पहले तक ही रिटर्न जमा होगी, इस डेट के पहले पहले तक। अब
राइट, इस डेट के पहले पहले तक रिटर्न जमा होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर अब तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद ही अपनी रिटर्न बनाता है। हाँ, लेकिन राइट, देखिए आपको अगर सो कॉज नोटिस आती है, यू कैन फाइल योर रिटर्न, ठीक है, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को हेल्प मिलेगी, उससे इनकम, देखिए डिपार्टमेंट वाला ही आपकी अब इनकम असेस करेगा, वो जो आपने रिटर्न जमा की है वो तो वैसे भी कंसिडर नहीं होनी है, राइट, लेकिन आप जमा कर सकते हैं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे हेल्प मिलेगी आपकी इनकम कंप्यूट करने में, और ये भी पॉसिबल है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला उसको एक्सेप्ट भी कर ले, वही इन रिटर्न वो खुद भी बना दे, क्योंकि भाई उसको असेस करना है तो उसके लिए भी तो कुछ बैकग्राउंड बेस चाहिए। अगर आप उसकी हेल्प कर दिए, बना के दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। आप इस डेट के बाद, अगर इस दिन उसने सबमिट कर दी, अपनी असेसमेंट कर ली, तो इसके बाद आप क्या रिटर्न फाइल कर पाएंगे? नहीं। अब बात समझ रहे हैं? चलिए अब बताइए मुझे, अगर ये क्वेश्चन आता है, इसमें कहता है व्हाट इज द लास्ट डेट टू फाइल बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न जमा करने की बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है, तो बस इस डेट के पहले पहले तक, अब 31 दिसंबर के पहले तक करने वाली बात नहीं आएगी, अब इस डेट के पहले पहले तक करना है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट कंप्लीट होने के पहले पहले, यानी जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट हो रहा है इसके पहले तक, यानी प्रायर टू 28/9/24, इसके पहले तक ही आपको रिटर्न जमा करनी थी, इसके बाद नहीं। अब जब असेसमेंट हो गई, आपकी इनकम फाइनल हो गई, तो आप रिलेटेड रिटर्न नहीं जमा कर सकते, राइट। तो 31 दिसंबर तक का मेरे पास समय है, लेकिन अगर उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरा 144 कर दिया तो फिर मेरा समय खत्म हो गया, अब नहीं कर सकते। अब अंडरस्टूड? अब इसके बाद एक बात लिख रहा है, बिलेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज्ड। क्या होता है रिवाइज्ड? अब आइए अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न। सेक्शन 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न का मतलब होता है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज कब अलाउड है आपको करना? अगर कोई ऑमिशन हो गया है या फिर आपने रॉन्ग स्टेटमेंट कर दी है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। पता है, मैंने इस बार अपनी पीजीबीपी की इनकम दिखा दी, बिजनेस की इनकम थी, कुछ अदर सोर्सेज की इनकम थी, दिखा दी। ड्यूरिंग द ईयर मैंने एक शेयर बेचा था, उस पर मुझे कैपिटल गेन की इनकम हुई थी और मुझे ध्यान नहीं रहा इनकम टैक्स रिटर्न बनाते समय, मैं भूल गया। क्या भूल सकता हूं? हाँ भूल सकते हो यार, गलती हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कैपिटल गेन रोज रोज तो होता नहीं है, ध्यान ही नहीं रहा कि कैपिटल गेन भी इस साल में हुआ था मुझे। मैं जब 23-24 की रिटर्न फाइल कर रहा था 31 जुलाई 2024 को, तो नहीं ध्यान रहा कि यार 23-24 में मैंने शेयर बेचा था, उस पर कैपिटल गेन हुआ था, रिटर्न फाइल हो गई। अब रिटर्न फाइल करने के बाद मुझे याद है, ओ माय गॉड, मैं तो कैपिटल गेन दिखाना ही भूल गया। तो क्या मैं अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं? हाँ, आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है। एंड रिवाइज रिटर्न ऑलवेज स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी रिटर्न को रिवाइज कर दिया तो बस वो पुरानी रिटर्न की रिप्लेसमेंट हो गई, आप ऐसे समझ लीजिए, राइट, वो पुरानी रिटर्न की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, कितनी बार रिवीजन कर सकते हो? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप रिवाइज करना चाहो। फिर आपको उसके बाद भी कोई गलती याद आ गई, ओ माय गॉड ये भी गलती हो गया था, ठीक है, फिर आपको याद आया, ओ माय गॉड मैं तो ये भूल गया कि मेरा एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो बता दिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी एक था, वो हम भूल गए, तो वो भी आप फिर ऐड करके अपनी रिटर्न में फिर से अपलोड कर दीजिए। लेकिन ये नाटक कब तक हम कर सकते हैं, कब तक कर सकते हैं? बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर 3 months प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। यानी कौन सी डेट हुई? यही जो बिलेटेड रिटर्न की लास्ट डेट है, यहीं तक आप रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न करने की भी लास्ट डेट क्या होगी? प्रीवियस ईयर 23-24 का 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 लास्ट डेट टू रिवाइज है।
बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है क्या? हाँ, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। अगर आपने लेट रिटर्न जमा की थी तो भी रिवाइज हो सकता है। अच्छा, देखिए मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताया है कि 144 जो अभी मैं बोल रहा था कि वो सबका नहीं हो जाता है। अरे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 144 वगैरह हो रहा है। ठीक है, तो बिलेटेड रिटर्न क्या लोग फाइल करते हैं? हाँ करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एक, प्रीवियस ईयर 23-24, ड्यू डेट ऑफ आरओआई क्या है? 31 जुलाई 2024। ठीक है, और आरओआई फाइल्ड ऑन 15/9/24 है। बताइए आरओआई फाइल्ड ऑन 15/9/24 है तो कौन सी रिटर्न है ये कौन सी रिटर्न है? ये आरओआई अंडर सेक्शन 139(4) है, बिलेटेड रिटर्न है। ठीक है, क्या हम इसको रिवाइज कर सकते हैं? कैन इट बी रिवाइज्ड? यस, इट कैन बी रिवाइज्ड। कब तक कर सकते हैं? टिल 31/12/24। ठीक है, मान लीजिए हमने इसको रिवाइज कर दिया, इट हैज बीन रिवाइज्ड ऑन 15/10/24। हमने इसको रिवाइज कर दिया 15/10/24 को। कैन दिस बी रिवाइज्ड? अब ये 15/10/24 वाला कैन दिस बी रिवाइज्ड? फिर कुछ गलती मिल गई, अब हम इसको भी रिवाइज करना चाहते हैं, कर सकते हैं? यस। कब तक? टिल 31/12/24। अब आप इसको रिवाइज कर दीजिए नवंबर में, फिर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर कर दीजिएगा। मतलब आप 15/10 को 16/10 को फिर रिवाइज कर सकते हो, 17/10 को फिर रिवाइज कर लीजिए। आप करते जाइए ना, जितनी मर्जी उतनी रिवीजन कर लीजिए। 31 दिसंबर तक आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो वो रिटर्न कौन सी रिटर्न होती है? ठीक है, ये आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया है यहाँ पे, ये कौन सी रिटर्न है? ये रिटर्न है 139(5) की। क्या ये रिटर्न 139(4) की भी है? हाँ, दिस इज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4), बिलेटेड रिटर्न है ना। बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज किया आपने, तो बिलेटेड तो है ही है और रिवाइज हुई है, इसलिए 139(5) की रिटर्न है। ये जब दोबारा रिवाइज हुई थी, अच्छा ठीक है, ये फिर रिवाइज होगी तो अगेन कौन सी रिटर्न होगी? वो 139(5) की और 139(4) की रिटर्न होगी। आइए और एग्जांपल से ये सब नोट कीजिए, कॉन्सेप्चुअल है, मुझे मालूम है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर 23-24 यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25। देखिए चाहूं तो मैं एक लाइन में खत्म कर सकता था, क्या आपको नहीं लगता? बिफोर 3 month प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यही लाइन लिखी थी। मैं बोलता कि 3 महीने असेसमेंट ईयर से पहले यानी 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट ना कर दे, बात खत्म हो जाती, विच एवर इज अर्लियर। ये हो गई बिलेटेड रिटर्न की डेट। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली सारी बात समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे ये बात तो आपको कहां परेशानी आने वाली है वो आपको दिख जाएगा एग्जाम में। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए रिवाइज्ड रिटर्न में भी यहां पे लिखा हुआ है बिफोर 3 month प्रायर टू द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। पता है यहां कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट का मतलब ही कुछ और है, यहां कुछ और ही है मतलब। और अगर मैं इन डेप्थ आपको नहीं बताऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। रेस, आइए आप अभी आगे बढ़िए, मैं बताता हूं कि वहां क्या मतलब है इसका। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई है 31 जुलाई 2024। आपने आरओआई फाइल्ड ऑन, आपने फाइल किया इसको 15/7/24। ठीक है, इसको आपने रिवाइज कर दिया, रिवाइज्ड ऑन 15/9/24। कर सकते हैं रिवाइज 15/9/24 को। हाँ, 31 दिसंबर 2024 तक का समय है, अगर जब तक 144 ना हो जाए। नहीं हुआ 144, किसका होता ही है 144? होता ही नहीं है। इतना डिपार्टमेंट वाले थोड़ी ना काम करते हैं,
मैं फैक्ट बताऊं, इतना डिपार्टमेंट वाला काम थोड़ी ना कर रहा है, राइट, कि 31 जुलाई को रिटर्न नहीं जमा हुई है, फट से वो नोटिस भेज दिया, 144 कर दिया। अरे कुछ नहीं, 6 महीने के अंदर तो बिलेटेड रिटर्न की भी टाइम खत्म हो जाती है। इतना तो डिपार्टमेंट वालों को सोचने में लगता है करना है कि नहीं करना है, 6 महीना 8 महीना तो ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाला सोचेगा जब तक करना है कि नहीं करना है, तब तक तो बिलेटेड की भी टाइम निकल जाएगी, राइट। बिलेटेड की भी टाइम निकल जाएगी तो फिर क्या करता है, ये आपको नहीं पढ़ना राइट। तो अभी इतना ही समझ ले, बहुत है। रिवाइज किया 15/9/24 को। ये जो आरओई फाइल किया था मैंने 15/7/24 को, ये कौन सी रिटर्न है, ये सेक्शन 139(1) की रिटर्न है, ठीक है। आपने रिवाइज कर दिया इसको 15/9/24 को, तो ये रिवाइज रिटर्न है, 139(5) की रिटर्न है। साथ ही साथ आपको बताना पड़ेगा कि ये 139(1) की रिटर्न है कि बिलेटेड रिटर्न है। अब ये 139(1) की रिटर्न कहलाएगी या 139(4) की रिटर्न कहलाएगी। देखिए अब ये 31 जुलाई के बाद रिवीजन हुआ है, रिवाइज रिटर्न है, ये तो क्लियर है, इसलिए 139(5) की रिटर्न है। ये 139(4) की रिटर्न है या 139(1) की रिटर्न है, साथ में ये कौन सी रिटर्न कहलाएगी। अगर ड्यू डेट की रिटर्न होती है तो 139(1) कहलाती है, बिलेटेड होती है तो 139(4) कहलाती है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, तभी आप एग्जाम के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इसका नाम है एग्जाम्पल ए। आंसर में आप लिखेंगे एग्जाम्पल ए का आंसर क्या है, 139(4) या 139(1? आंसर हो गया आपका, लिखने के बाद देखेंगे आंसर मेरा। 139(1) की रिटर्न है। आप कहेंगे ये सर कैसे, ये तो ड्यू डेट के बाद हो रहा है। देखिए मैंने क्या लिखवाया था आपको, मैंने लिखवाया नहीं था, मैंने बोला था आपसे एक बात कि रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। याद है ये बात, क्या बोला था आपको, रिवाइज रिटर्न स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। ओरिजिनल रिटर्न की रिप्लेसमेंट होती है रिवाइज रिटर्न। तो ओरिजिनल रिटर्न क्या था, 139(1) का रिटर्न था। ये जब आपने रिवाइज किया है तो पता है कौन से रिटर्न को रिवाइज किया है, जो 15/7/24 को फाइल हुई थी। तो बस वो 15/7/24 को जो फाइल हुआ था ना, उसी को रिप्लेस कर दिया ये रिटर्न। ये कुछ नहीं कर रहा है ये रिवाइज रिटर्न, 15/7/24 को जो रिटर्न फाइल हुई थी उसी को रिप्लेस कर दे रहा है, उसको हटा के दूसरी वाली फाइल वहां पे डाल दे रहा है। तो ये कब फाइल हुई है, 15/7/24 को, ये ड्यू डेट पे फाइल हो रही है। ये रिवाइज रिटर्न तो है, लेकिन ये 139(1) की रिटर्न है। अब आया समझ में सबको। एक बात बताइए, हम इसको फर्दर रिवाइज कर रहे हैं, फर्दर रिवाइज्ड 15/11/24। अच्छा, हम 15/15 हमेशा डालते हैं तो आपको लगेगा सही में 15 तारीख को फाइल होता है क्या 5/11/24 को फर्दर रिवाइज कर रहे हो। बताइए ये कौन सी रिटर्न है, 139(5) की रिटर्न है, रिवाइज्ड है। एंड अब आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि अगर ये वाली रिटर्न इसको रिप्लेस कर रहा है 15/9/24 वाली रिटर्न को, तब तो ये बिलेटेड रिटर्न है। ये 5/11/24 वाली रिटर्न अगर इसको रिप्लेस कर रहा है तब तो ये बिलेटेड रिटर्न है। लेकिन अगर ये रिटर्न इसको रिप्लेस कर रहा है तो ये 139(1) की रिटर्न है। मेरी बात समझ में आई आपको। तो ये कौन सी रिटर्न है, ध्यान दीजिएगा, ये रिटर्न रिप्लेस कर दिया था इस वाली रिटर्न को, तो यहां पे ही रिटर्न पड़ी, ये तो खत्म ही हो गया। यहां पे जब आपने रिटर्न फाइल की तो ये 15/7/24 वाली रिटर्न को रिप्लेस किया। अगेन हम जाके वही रिटर्न को रिप्लेस कर रहे हैं, यहां पे भी अगेन वही वाली रिटर्न को रिप्लेस कर रहे हैं जो 15/7/24 को थी। ये वाली रिटर्न यहां पे चली गई, ठीक है, और ये खत्म हो गया, इसका पिक्चर ही खत्म हो गया। ये रिटर्न फाइल हुई और इसको रिवाइज कर दी। अगेन जब हम यहां पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहीं पे जो रिटर्न पड़ी है, कौन सी, ये वाली जो यहां आके पड़ी है, उसी को रिप्लेस कर रहे हैं। अगेन ये रिटर्न कौन सी है, सेक्शन 139(1) की रिटर्न है।
आप ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा, आप बस ऐसे याद कीजिए कि अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड थी तो रिवाइज रिटर्न भी बिलेटेड और रिवाइज कहलाएगी। अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल थी तो आपकी रिवाइज रिटर्न 139(1) और 139(5) की रिटर्न कहलाएगी। ठीक है, अगर आपकी ओरिजिनल रिटर्न टाइमली सबमिटेड थी तो रिवाइज रिटर्न कभी भी करो वो टाइमली ही कहलाएगी। चलिए बताइए, आप इसको फर्दर रिवाइज्ड ऑन 1/2/25 पॉसिबल करना चाहती हो विश टू फर्दर रिवाइज ऑन 1/2/25 कर सकते हैं? नो नहीं कर सकते। क्यों? 31 दिसंबर 2025 के बाद तो रिवीजन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, आइए आधी बात समझ ली हम लोग ने आधी बात समझी, 3 मंथ प्रायर टू द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। अब आगे की बात समझने के लिए आइए समझिए कि जब रिटर्न आप सबमिट कर देते हैं तो क्या होता है। 139(4) समझाने के लिए, बिलेटेड रिटर्न समझाने के लिए मैंने आपको यह समझाया था कि जब आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो क्या होता है। ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल किए ही नहीं थे, तभी तो बिलेटेड कहलाता ना। तो आपको यह समझाया गया कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो क्या होगा। रिवाइज तो हम तब करेंगे ना जब रिटर्न फाइल्ड है, राइट। रिवाइज तो आप तभी करेंगे जब आपकी रिटर्न फाइल्ड है। तो अगर आपकी रिटर्न फाइल्ड है तो क्या होता है, आइए ये समझते हैं। आपने ROI फाइल कर दी तो जितनी भी रिटर्न हिंदुस्तान में फाइल होती है तकरीबन आज की तारीख में 8 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल होती है। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़। तो 140 करोड़ की जनसंख्या में 8 करोड़ लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। कितना परसेंट हो गया? हमारे देश में कितने परसेंट लोग रिटर्न जमा कर रहे हैं? 8 डिवाइडेड बाई 140, करीब करीब 5.76% मान लेते हैं। तकरीबन 100 में 6 लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, राइट। अच्छा, कभी मुझसे पूछना मत ये डाटा सही है, मतलब ये डाटा आपके हिसाब से ठीक है, मतलब इतने लोग रिटर्न फाइल करते हैं, इज इट ओके, या ये कम है। तो मैं आपको बताऊं मेरे हिसाब से सही है। पब्लिक क्या कहती है इज इममटेरियल टू मी। मेरे हिसाब से सही है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। आज भी हमारे देश की ना 60% पॉपुलेशन तो सिर्फ किसमें है? एग्रीकल्चर में है, और एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, वो लोग रिटर्न फाइल करते नहीं है, राइट। तो 60% पॉपुलेशन तो ऐसे ही हटा दीजिए, बची 40% पॉपुलेशन। 40% पॉपुलेशन में कितने लोग 18 साल से कम के हैं जो कमाते ही नहीं है? अब वो कम कर दीजिए, ठीक है। इंडिया में लगभग 80% विमेन आर नॉट वर्किंग, 20% विमेन ही वर्क करती हैं। तो यार वो लोग काम ही नहीं करते, तो ये सब डाटा हटा देंगे तो ये फिगर कम नहीं है। एक्चुअल में बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है, मीडिया में हर जगह पे लोगों का ऐसा कहना है कि इंडिया में रिटर्न कम फाइल होती है। इट्स नॉट दैट। और पहले तो कम थी भी, पहले जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक 4.25 करोड़ रिटर्न फाइल होती थी। अब 8 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है रिटर्न। ठीक है, अच्छा फाइल हो रहा है, कम नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। हालांकि अभी भी आप क्रिटिसिज्म देखेंगे कि 6% लोग ही रिटर्न फाइल करते हैं, तो मैंने डाटा बता दिया यार, 60% तो को करने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद विमेन कितने हैं, फिर उसके बाद बच्चे कितने हैं, ये सब देखिए पॉपुलेशन में, ठीक है, सही है रिटर्न। और आज भी हमारे देश में बहुत 3 लाख रुपया है ना न्यूज़ लैब में, ठीक है। 3 लाख रुपया बहुत कम लोग कमाते हैं, ठीक है, वो भी परसेंटेज कम है। बहुत सारे 3 लाख का मतलब होता है 25,000 रुपया महीना। 25,000 रुपये से नीचे कमाने वाली पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो कोई चोरी वोरी नहीं हो रही है इस मामले में कि रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, यहां कोई गड़बड़ी नहीं है। चलिए, बहरहाल ROI फाइल जब होती है तो जितनी भी रिटर्न फाइल हो रही है उसकी 100% प्रोसेसिंग होती है। ROI आपने फाइल कर दी, कितनी फाइल हुई? लगभग हमारे देश में 8 करोड़ रिटर्न फाइल हुई। उसकी 100% प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न होता है अंडर सेक्शन 143(1). व्हाट इज प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न? प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न का मतलब होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है। मतलब जैसे जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो क्या लिखते हैं? सैलरी की इनकम इतनी, हाउस प्रॉपर्टी इतनी, PGBP इतनी, कैपिटल गेन इतनी, अदर सोर्स इतनी, टोटल मार दिया GTI,
राइट, उसमें से डिडक्शन घटाया, टोटल इनकम निकाल दिया, फिर टैक्स की कंप्यूटेशन कर दी। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ आपकी कैलकुलेशन चेक करता है, मतलब पांचों हेड की इनकम की जोड़ लगा के जीटीआई उतना है कि नहीं, जीटीआई चेक किया, बस जीटीआई की टोटल चेक किया, फिर डिडक्शन घटा के टोटल इनकम कितना आया ये कैलकुलेशन चेक किया, फिर उस पर टैक्स की कंप्यूटेशन जो है वो चेक किया, बस ये हो रहा है। आपकी सैलरी की इनकम 50 लाख है, आप दिखाए 40 लाख हो, ये तो चेक हो ही नहीं रहा है। आपकी पीजीबीपी की इनकम 10 करोड़ है, आप दिखाए 10 लाख रुपया हो, ये थोड़ी ना चेक हो रहा है। 8 करोड़ रिटर्न का स्क्रूटनाइज नहीं हो रही है, 8 करोड़ रिटर्न की सिर्फ कैलकुलेशन चेक होती है, इसे कहा जाता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। कैसे होती है रिटर्न? मैंने बताया कि आज की तारीख में 99.99% रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक जमा होती है, ऑनलाइन जमा होती है, राइट। तो जब हम ऑनलाइन जमा करते हैं तो डाटा को, जो भी आप डाटा फीड करते हो, पांचों हेड की इनकम, डिडक्शन, इतना क्या करता है इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर, इतना डाटा फेच करता है और अपने हिसाब से उसकी रिटर्न बनाता है। क्या क्या फेच किया? आपके पांचों हेड की इनकम और आपका डिडक्शन फेच किया, उसने अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दी, पांचों हेड को जोड़ लगाया, जीटीआई बनाया, डिडक्शन घटा के टोटल इनकम बनाया, अपना टैक्स कैलकुलेट कर दिया, राइट। और आपकी जो रिटर्न फाइल थी उससे कंपेयर कर लिया। ठीक है, आपकी रिटर्न से कंपेयर कर लिया, अगर कोई डिफरेंस आता है, अगर कोई डिफरेंस आता है कैलकुलेशन का, तो आपको क्या करता है, वो इंटीमेशन भेजता है 143(1) का। ठीक है, अगर कोई डिफरेंस नहीं भी आएगा तो भी भेज देगा 143(1) का, मतलब वो दिखा देता है कि आपकी कैलकुलेशन मेरी कैलकुलेशन बराबर है, सेम है, सब सही है। ठीक है, ये 100% लोगों के साथ किया जा रहा है। आपको क्या भेजा जाता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न करके? इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). ठीक है, अगर कैलकुलेशन सेम आ रही है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन अगर कैलकुलेशन के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पैसा और निकल रहा है, मतलब उनको टैक्स ज्यादा चाहिए, आपके हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन कम आई तो उनके हिसाब से ज्यादा आ रही है, तो एक बात बताइए, वो आपको इंटीमेशन भेजेगा कि मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है, तो आपको कोई डिस्प्यूट होगा? नहीं यार, कैलकुलेशन आपने गलत की होगी तभी तो डिफरेंस आ रहा है ना, क्योंकि उसने कोई डिस्प्यूट तो ही ना किया है, जो आपने इनकम लिखा सब मान लिया, जो आपने डिडक्शन लिखा सब मान लिया, उसने कहां कोई बात पर डिस्प्यूट किया, वो तो कैलकुलेशन देख रहा है। अगर इसके बाद भी अंतर आया यानी आपकी कैलकुलेशन गलत थी, राइट, तो वो साथ में आपके डिमांड भी भेजता है कि भाई इतना आपका डिफरेंस आ रहा है, ये टैक्स बना, आप जमा कर दीजिए, तो लोग जमा कर देते हैं। ऑब्वियसली गलती भी हो सकती है, तो अगर गलती होती है तो रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक किया जाता है। क्या करते हैं हम? रेक्टिफिकेशन करते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है कि हम बताते हैं डिपार्टमेंट को कि भाई आपने गलती कर दी है, तो जब ऑनलाइन ही वो भी सबमिट हो जाता है कि अरे आप ये गलती कर रहे हो, देखो, राइट, आप उनको बता सकते हो ये गलती कर रहे हो, आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट कीजिए, वो लोग चेक कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि इंटीमेशन हो गया। ठीक है, ये किसको आया? सबको आया, जिसने जिसने रिटर्न जमा की। अगर मेरा सेम था, 2 कॉलम उसमें बने होते हैं। ठीक है, जितनी चीज आपने लिखी एज पर टैक्स पेयर, एज पर डिपार्टमेंट, ऐसे 2 कॉलम बना रहता है। अगर आपका सब चीज सेम होते जा रहा है, सारी कैलकुलेशन, तो सेम 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 दोनों में सेम फिगर लिखा रहेगा। जहां डिफरेंस होगा तो डिफरेंस फिगर होगा, लास्ट में वो कैलकुलेशन कर देगा। कि कभी कभी ऐसा भी होता है आपने ज्यादा कैलकुलेट कर दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी बताता है कि देखो आप ज्यादा टैक्स कैलकुलेट कर दिए हो, आपका इतना ही बनना चाहिए था, तो आपका इतना रिफंड बन रहा है, हम लोग ये दे रहे हैं आपको, ये भी बताता है। ठीक है, उसने क्या किया, आपका डाटा फेच किया जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया था वहां से। अच्छा, मैंने बताया कि 99.99% ही ऑनलाइन रिटर्न जमा होती है, यानी 0.01% फिजिकल रिटर्न भी है, मतलब लोग पेपर पे प्रिंट आउट करके देते हैं डिपार्टमेंट में, तो वो वाली रिटर्न फीड की जाती है सॉफ्टवेयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बंदे उसको फीड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर में। क्या फीड करेंगे? आपके फिजिकल रिटर्न से सिर्फ वो पांचों हेड की इनकम उठाएंगे, डिडक्शन उठाएंगे, वो टोटल आपका नहीं उठाएंगे, वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा और उसी के हिसाब से 143(1) की इंटीमेशन निकालेंगे और आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, सबको भेजी जाएगी। सही है तो, डिफरेंस है तो, मतलब डिफरेंस होगा तो यहां पे 3 चीजें हो सकती हैं। एवरीथिंग इज परफेक्टली ओके, नो डिफरेंस, रिफंड बन सकता है, टैक्स पेबल बन सकता है। तो इंटीमेशन में 3 चीजें हो सकती हैं। नो डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, टैक्स पेबल बन सकता है कि भाई टैक्स पेयर को टैक्स देना पड़ेगा, उसका रिफंड भी बन सकता है। ये प्रोसेस हो गया। ठीक है,
अच्छा, इस प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि बस अब तो हम बच गए, इंटीमेशन आ गई, नो डिफरेंस, कुछ भी नहीं है और हम तो चतुराई किए हुए थे, 10 करोड़ रुपए बिजनेस की इनकम है, उसको 10 लाख दिखाए थे। रुक जाओ अभी, ये तो 100% प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न हो गया। इसके बाद आप ऐसे समझ लीजिए रैंडम पिकिंग होती है, 3% फाइल को स्क्रूटनी में लगाया जाता है, अप्रोक्स 3% स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब वो ये हुआ कि अब 3% लोगों की रिटर्न को पूरा चेक किया जाएगा। एक एक इनकम दिखाइए, देखें जरा बिजनेस की इनकम इतनी कैसे आई है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इतनी है कि नहीं है। आज इसी की वजह से तो सारे लोग अपनी रिटर्न सही जमा करते हैं। सबको डर लगा रहता है कहीं हम ही तो वो 3% बदनसीब लोग नहीं है, यानी 100 में से 3 लोग को इनकम टैक्स पकड़ेगी और उसका पूरा इनकम चेक करेगी। तो पता है हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सही सही इनकम क्यों बता रहे हैं सरकार को? क्या पता हम ही वही 3 बदनसीब लोग में से मेरा ही नाम निकल जाए, 100 में से 3 निकलता है। अच्छा, ये कौन निकालता है? ये निकालता है कंप्यूटर जी। मैं क्यों कंप्यूटर जी बोल रहा हूं? क्योंकि कंप्यूटर यहां बहुत बड़ा काम कर रहा है। अमिताभ बच्चन भी केबीसी में कंप्यूटर जी ही बोलते हैं, मुझे भी बोलना पड़ेगा। कितना बड़ा काम कर रहा है ये देखिए, कंप्यूटर अपने से 3% फाइल को निकाल देता है कि इनकी स्क्रूटनी लगा दो। इसको कंप्यूटराइज किया गया है। देखिए पहले के जमाने में ये कंप्यूटराइज नहीं था, ये मैनुअल था। जो आपका इनकम टैक्स ऑफिसर होता था ना, उसको बोला जाता था कि आपके एरिया की जितनी फाइल है उसमें से 3% फाइल पे स्क्रूटनी लगा दो, राइट। और देखिए उस समय इसका भरपूर फायदा उठाते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। करप्शन बहुत तेजी से इसकी वजह से फैल रहा था। देखिए क्या होता था पहले, मैं आपको बता दूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला, मान लीजिए आपकी 100 लोगों की फाइल है एक इनकम टैक्स ऑफिसर के पास, उसको फाइल केस कितना लगाना है? 3 केस ही लगाना है। 100 ही फाइल है तो 3 केस लगाना है उसको, ठीक है। वो सबसे पहले बंदे को फोन करता था, कहता था और मोहन जी क्या हाल चाल है? तो कहता था अरे साहब बढ़िया है। कहता था मैं सोच रहा हूं इस बार आपके इनकम टैक्स का केस लगा दूं आपके में। कहता था अरे नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं, अरे अरे क्या बात कर रहे हैं आप? और वो तुरंत एक मिठाई का डब्बा लेके पहुंच जाता था डिपार्टमेंट वाले के पास। मिठाई का डब्बा तो समझते हैं ना, ये मिठाई के डब्बा का मतलब, ठीक है। अब मुझसे ज्यादा बुलवाइए नहीं, मुझे बोलने में भी घबराहट होती है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो उसको लेके वो पहुंच जाता था, फिर वो दूसरे बंदे को फोन करता था और ऐसे करके 100 बंदे को फोन करता था, सब सारे के सारे ब्राइब पहुंचा देते थे। अरे वो लगा तो 3 ही केस सकता था, लेकिन डरा तो 100 को सकता था ना। बात समझ में आ रही है? केस तो वो 3 लगा सकता है, लेकिन डरा तो 100 को सकता है ना। तो ये होता था। देखिए करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या इनकम टैक्स में अब हो रहा है, जिससे धीरे धीरे ये सारी चीज कंट्रोल में आएगी, ठीक है। तो अब ये सारा काम कंप्यूटर जी का हो गया, अब इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं लगाएगा स्क्रूटनी, ठीक है। अब मेरा जो इनकम टैक्स ऑफिसर उसके हाथ में नहीं है स्क्रूटनी, ठीक है। तो अब कोई ब्राइब नहीं ले सकता इस तरीके से, क्योंकि जिसका लगेगा वो तो लगेगा, अब कोई रोक नहीं सकता। कंप्यूटर जी लॉटरी की तरह निकालेंगे, आपका नाम आ गया, आप बदनसीब हो, आपका नाम आ गया, आपका केस लग गया। आइए, तो अप्रोक्स 3% केसेस स्क्रूटनी में लगते हैं, और जब स्क्रूटनी में लगता है तो आपको नोटिस आती है। किसको नोटिस आएगी? बस वही 3% लोगों को। नोटिस अंडर सेक्शन 143(2). क्या आता है? नोटिस आती है आपको सेक्शन 143(2). क्या सर ये सब याद करना है? हाँ बेटा याद करना है, ठीक है। 143(2) की नोटिस आती है, तो आप इस नोटिस में क्या मांगा जाता है? आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जाती होगी, ऐसे समझिए। इस नोटिस में कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हैं, क्योंकि सब चेक करना है ना, ये सब रिक्वायर किया जाता है, ठीक है। अब 2 चीजें हो सकती है, ठीक है। आप इसका रिप्लाई करते हो, रिप्लाई यस करोगे, मतलब ये सब कुछ दोगे, या तो नहीं दोगे। हालांकि इतनी किसी की हैसियत नहीं होती कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चिट्ठी आ जाए और उसका जवाब ना दे, अच्छे अच्छों की फट जाती है, ठीक है ना।
तो जवाब तो देगा ही बंदा, लेकिन मैं दोनों बात कर लेता हूं, उसने जवाब दिया नहीं दिया, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चिट्ठी आई, उसका मैंने जवाब दिया, तो अब वो मेरा असेसमेंट करेगा, मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बेसिस पे मेरी इनकम निकालेगा, असेसमेंट करेगा अंडर सेक्शन 143(3). और अगर मैंने इस चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिए, तो अब वो मेरी बैंड बजाएगा, मेरा असेसमेंट करेगा अंडर सेक्शन 144। याद आ गया 144 पहले बताया था, बहुत खतरनाक होता है। वो आएगा मेरी दुकान पे बैठेगा, मेरा दुकान देखेगा कैसा चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी से पूछेगा ये राज अग्रवाल जी कितना कमाते हैं, सब बताएंगे 25 करोड़ रुपया कमाते हैं, बड़ी रईसी दिखाते हैं, तो वो 25 करोड़ रुपए मेरी इनकम एसेस कर देगा और सीधे मेरा टैक्स बनाएगा और भेज देगा जमा करो टैक्स इतना। यानी जब आप रिटर्न नहीं जमा करते हो तो क्या होता था, 144 होता था, लेकिन आप रिटर्न जमा कर रहे हो तो आपका ये भी असेसमेंट हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहां पे असेसमेंट का मतलब क्या है, यहां पे असेसमेंट का मतलब क्या है, 143(3) या फिर 144। ओ माय गॉड सर, कितना याद रखना पड़ेगा, इतना बस, जितना मैं बता रहा इतना ही, ठीक है। तो आपका ये जो असेसमेंट है 143(3) का या फिर 144 का, जब तक नहीं हुआ है तब तक ही आप बिलेटेड रिटर्न जमा कर सकते हो। यानी आपने रिटर्न जमा की, आपका प्रोसेसिंग तो होगा ही, सबका होता है, आपका भी हो गया, स्कूटनी की नोटिस चली आई आपके पास, ठीक है, आपका असेसमेंट करके डिपार्टमेंट रख दिए, उसके बाद कह रहे हो हम अपनी रिटर्न जमा करेंगे। अरे डिपार्टमेंट करिए, हो गया तुम्हारा जो करना था हमने कर दिया, 143(3) में असेसमेंट हो गया या 144 में हो गया, अब आप रिटर्न जमा नहीं कर सकते। अदरवाइज 31 दिसंबर तक सॉरी, रिटर्न जमा करने की बात नहीं हो रही है यहां पे, रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते अगर आपका, क्योंकि असेसमेंट ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने कर दिया है। आइए एक एग्जांपल देखिए, प्रीवियस ईयर 23-24, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25, ड्यू डेट ऑफ आरओआई था 31 जुलाई 2024, ठीक है। आपने आरओआई फाइल किया था 20 जुलाई 2024, ठीक है। आपको 143(2) की नोटिस आ जाती है, बड़े बदनसीब आदमी हो भाई, देखो नोटिस आ गई तुमको 15/9/24 को, ठीक है। और आपका 143(3) का असेसमेंट भी हो जाता है 19/11/24 को, ठीक है। ये जो आपने आरओआई फाइल की थी 20/7/24 को, ये आप इसको रिवाइज करना चाहते हो, रिवाइज ऑन 15/12/24, पॉसिबल? भाई 31 दिसंबर तक तो रिवाइज होती है ना रिटर्न, हम करना चाहते हैं इसको रिटर्न रिवाइज 15/12/24 को, कर सकते हैं? नो, आपकी असेसमेंट हो चुकी है, अब आप थोड़ी ना कर सकते हो, इस डेट के पहले पहले रिवाइज करना था। इस केस में रिवीजन कैन बी डन प्रायर टू 19/11/24, इस डेट के पहले तक आप कर सकते हो, इस डेट के पहले तक उसका असेसमेंट आ गया, ठीक है, उसका असेसमेंट ऑर्डर आ गया कि भाई ये है अब तुम्हारा इनकम एसेस जो की गई है, तो बस उसके बाद नहीं, उसकी असेसमेंट आने के पहले तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 139(6) पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड विथ रिटर्न। देखिए रिटर्न के, अब मैंने बताया कि फॉर्म्स होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपसे, आपको भरना होता है, ठीक है। तो कुछ आपसे रिटर्न में ना आपकी इनकम तो पूछता ही है, उसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी पूछता है, कुछ और इंफॉर्मेशन भी बतानी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसी इंफॉर्मेशन। कुछ समय पहले की बात करते हैं, पता है एक जमाना था जब पूछा जाता था कि क्या आपके इनकम टैक्स रिटर्न में पूछता था, क्या आपके पास लैंडलाइन फोन है? पता है उससे आइडिया लगाया जाता था कि आप रईस हो कि नहीं, क्योंकि एक जमाना था जिस समय पूरे मोहल्ले में एक जन के पास लैंडलाइन फोन होता था। हाँ राइट, गांव में तो पूरे गांव में एक के पास फोन, लैंडलाइन फोन होता था, ठीक है, गांव का एकदम सेठ आदमी होता था, ठीक है, उसके पास लैंडलाइन फोन है।
और तो उस समय लैंडलाइन फोन से अंदाजा लगाया जाता था कि आपकी रईसियत कितनी है। तो आपसे इनकम तो मंगा रहे हैं, आपकी रईसी भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम मैच करें। अच्छा, इतना कमा रहा है, इतनी रईसी फिर कैसे कर रहा है? तो इससे डाउट होगा, और जब डाउट होगा तो आपका केस स्क्रूटनी में लगाया जाएगा। पहले केसेस मैनुअल लगते थे, ठीक है। आज की डेट में कंप्यूटर जी लगा रहे हैं, तो क्या कंप्यूटर जी लॉटरी खेल रहे हैं क्या? नहीं, कंप्यूटर जी लॉटरी नहीं खेल रहे हैं कि किसी का भी निकाल दे रहे हैं। वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन से मैच करने की कोशिश करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है कंप्यूटर। समझने की कोशिश कीजिए, वो सोच रहा है, कंप्यूटर भी सोच के लगा रहा है केसेस। कह रहा है यार, बाकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसकी इनकम जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, इससे ये इंफॉर्मेशन मंगाई गई, ये मंगाई गई, ये मंगाई गई, फॉरेन ट्रेवल किया है ये, अच्छा ये किया है, अच्छा ये है इसके पास, ओके, इसके हिसाब से तो इसकी इनकम 6 लाख रुपया कम लग रही है, लगाओ केस स्क्रूटनी में। ऐसे लगाता है कंप्यूटर जी। अगर आप सोचे कि आपकी तकदीर खराब थी इसलिए लग गया, ऐसा नहीं है। आपके डाटा मैच नहीं हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वो जस्टिफाइड नहीं लग रही है आपकी रिटर्न। ओ, अब समझे सर ये इंफॉर्मेशन क्यों मंगाई जा रही है। आइए देखिए, द प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ द रिटर्न शैल इन सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश पर्टिकुलर ऑफ। आपसे ये भी पूछा जाता है कि इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कितना है आपका। अब देखिए, ये पूछना जरूरी है। मान लीजिए हम अपनी इनकम दिखा रहे हैं 6 लाख, मेरे खर्चे के हिसाब से लग रहा है कि हम तो 10 लाख रुपया खर्चा कर दिए। अगर एग्जेम्प्ट इनकम गवर्नमेंट आपसे नहीं मंगाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसा कहां से आया था। तो आप दिखाते हो एग्जेम्प्ट इनकम भी मेरी 10 लाख थी, अच्छा तो 10 लाख 16 लाख 16 लाख आपकी इनकम थी, फिर आपका 10-12 लाख खर्चा किए हो मोटा मोटी, ठीक है, चलो जस्टिफाइड लग रहा है। तो एग्जेम्प्ट इनकम भी आपसे मंगाई जाती है। एसेट ऑफ द प्रिस्क्राइब नेचर एंड वैल्यू बिलोंगिंग टू हिम। कुछ एसेट प्रिस्क्राइब्ड है कि क्या ये एसेट आपके पास है, ये पूछा जाता है इस तरीके से कि एसेट प्रिस्क्राइब्ड है कि ये एसेट है क्या आपके पास। और ये समय समय पे चेंज होता रहता है। एक जमाना था जब लैंडलाइन था क्या प्रिस्क्राइब्ड एसेट, अब नहीं है, ठीक है। फिर एक जमाना आया 1996 से लेके ईयर 2000 तक कि क्या आपके पास मोबाइल फोन है, क्योंकि मोबाइल फोन का मतलब रहीसियत होती थी। 1996 में एक इनकमिंग कॉल का 1 मिनट का 28 रुपए लगता था, इनकमिंग का, आज जो फ्री है, ठीक है ना। उस समय 1 मिनट की इनकमिंग कॉल का 28 रुपया होता था। बताइए सब कोई फोन, मोबाइल फोन यूज कर पाएगा क्या? सिर्फ रईस लोग यूज करते थे, ठीक है। तो इसलिए 1996 में स्पेसिफाइड एसेट में आप तो पैदा भी नहीं हुए थे ठीक है। तो स्पेसिफाइड एसेट की लिस्ट में वो नाम था। आज के दिन में मकान आपके पास इतने स्क्वायर फीट से बड़ा है क्या, ये सब पूछता है, ठीक है। आपको डीप में नहीं जाना क्या पूछता है, बस आपको ये याद रखना है सेक्शन 139(6) क्या है। आपसे और भी इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन? इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, एसेट की इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है कुछ स्पेसिफाइड, जितने भी बैंक अकाउंट है आपके सारी की डिटेल मंगाता है, और क्रेडिट कार्ड जितने भी आपके पास है उस पूरी डिटेल मंगाता है। पूरे बैंक अकाउंट नंबर सबका भरना पड़ता है आईएफएससी कोड के साथ, सारे क्रेडिट कार्ड का नंबर भरना होता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट इंकर्ड बाय हिम ड्यूरिंग द अंडर द प्रिस्क्राइब्ड हेड। अगर आपका खर्चा एक लिमिट से ज्यादा है किसी भी हेड में तो वो अलग से स्पेसिफाई करवाता है, राइट। सच अदर आउटगोइंग एज में बी प्रिस्क्राइब। आपका कोई और खर्चा है, जैसे विदेश यात्रा को इस समय फोकस किया हुआ है, ठीक है, तो कोई और खर्चा है तो वो सब भी पूछता है कि ये खर्चा आप बताओ, ये खर्चा अगर हुआ है तो बताओ, इस तरीके की बातें। कार पे खर्चा हुआ है क्या, 10 लाख रुपए से ऊपर की आपने कार खरीदी है क्या ड्यूरिंग द ईयर, ये सब कुछ पूछता है, ठीक है। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं, ये पूछता है, ठीक है। देखिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के शेयर तो जनरल पब्लिक भी ले सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये सब हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सब अमीर लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे भी अंदाजा लेने की कोशिश कर रहा है तो ये सब इंफॉर्मेशन मंगाता है। 139(6)(a), अगर आपके पास बिजनेस इनकम है ना तो ये तो मंगाएगा ही आपको, इसके साथ साथ और इंफॉर्मेशन मंगाएगा 139(6)(a) की भी। 139(6) किससे मंगा रहा है? चाहे कोई भी इनकम है, बिजनेस है, अदर है, कुछ भी है, मंगा रहा है 139(6). 139(6) से अगर आपके पास बिजनेस इनकम है तो ये इंफॉर्मेशन और मंगाएंगे। एक बात समझिए, बिजनेस की इनकम को ना सबसे खतरनाक इनकम माना जाता है, यहीं पे सबसे ज्यादा टैक्स प्लानिंग भी पॉसिबल है। और आपके कोर्स में भी सबसे बड़ा चैप्टर क्या था? पीजीबीपी तो था, उसी में ज्यादा पढ़ना पड़ा था, राइट, क्योंकि वहां पे लॉ बड़ा बनाया गया है, क्योंकि वहां पे टैक्स प्लानिंग के ज्यादा स्कोप है, इसलिए ज्यादा कानून भी बनाया गया है।
Particulars to be furnished with return of income in the case of an SSC engaged in business or profession. The prescribed form of return shall, in case SSC engaged in any business or profession, also require him to furnish. देखिए, अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो ये तो आपसे मांगेंगे ही, और क्या मांगेंगे? ऑडिट की रिपोर्ट मांगेंगे भाई, अगर आप ऑडिट वाले क्लॉज में आते हो तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो ऑडिट की रिपोर्ट जमा करिए आप. द पर्टिकुलर्स ऑफ द लोकेशन एंड स्टाइल ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस वेयर ही कैरीज ऑन हिज बिजनेस एंड ऑल द ब्रांचेस. कहां पे आपका धंधा है उसकी लोकेशन दो, जितनी जगह आपकी ब्रांचेस है पूरा उसका एड्रेस दो. अगर पार्टनरशिप फर्म है तो सारे पार्टनर का नाम और पता बताओ. ठीक है, एओपी बीओआई है तो सारे मेंबर एओपी के जो हैं उनका नाम पता बताइए. इफ इज अ मेंबर ऑफ एओपी ऑफ बीओआई एंड द नेम ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द एओपी, राइट. अच्छा, आप अगर एक मेंबर हो एओपी के तो आप जिस एओपी में मेंबर हो उसमें और कौन कौन मेंबर है वो बताओ आप. ठीक है, वो इसलिए पता है क्यों पूछ रहा है, क्योंकि आप एओपी में मेंबर हो. ठीक है, आपने बताया है कि आपका 10% शेयर है उसमें और आपने इनकम दिखाई है 10 लाख, तो किसी का 20% शेयर है तो उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 20 लाख. गवर्नमेंट चेक कर लेगी ऐसे ही. क्यों? क्योंकि तुमने बता दिया कि भाई मेरी शेयर 10% है और मेरी इनकम 10 लाख है. ठीक है, और मेरे एओपी में एक मेंबर ये भी है, बस नाम बता दिया पैन नंबर के साथ. अब उसका पैन से चेक कर लेंगे, उसका शेयर था 20%. गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारी इनकम तो यार 20 लाख तक होनी चाहिए, तुम्हारी इनकम 12 लाख कैसे आ गई? ये है. To the extent of the share of the SEC and the shares of all such members, partners or member as the case may be in the profit of the business or profession. ठीक है, यहां तक तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन और मंगाई जा रही है. नाउ सेक्शन 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न. 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन याद रहेंगे. आज आपने क्या क्या पढ़ा? लॉस रिटर्न 139(3), फिर बिलेटेड रिटर्न 139(4), फिर रिवाइज रिटर्न 139(5), एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन 139(6), राइट, यही ना पढ़ा. 139(6) के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बाई पीजीबीपी इनकम एसएससी 139(6) से. नाउ डिफेक्टिव रिटर्न सेक्शन 139(9). डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है? पहले के समय में ना डिफेक्टिव रिटर्न का सच पूछे तो बड़ा मतलब था. आज बहुत खत्म हो गया मतलब, उसका मतलब ही मोटा मोटी खत्म हो गया, क्योंकि डिफेक्टिव होने के रिटर्न के चांसेस ही बहुत खत्म हो गए. मैं समझाता हूं कैसे. पहले क्या होता था कि आपको रिटर्न फिजिकल जमा करना होता था, और जब आप फिजिकल रिटर्न जमा करते थे तो बड़े सारे एनेक्सर होते थे कि रिटर्न के साथ ये लगाना है, ये लगाना है. जैसे आपने एटीसी में छूट ली कि मैंने एलआईसी की प्रीमियम जमा की, तो एलआईसी के प्रीमियम की फोटोकॉपी लगानी पड़ती थी, प्रीमियम के रिसिप्ट की फोटोकॉपी लगाते थे आप. इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें थी. तो होता क्या था, लोग रिटर्न फर्निश करते थे अपनी और कुछ ना कुछ भूल जाते थे गलती से, तो रिटर्न कहलाती थी डिफेक्टिव रिटर्न. और डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड एट ऑल, मतलब फाइल ही नहीं हुई है. राइट, मतलब सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बता देता है कि आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है. डिफेक्टिव का मतलब होता है इट इज नॉट फाइल्ड एट ऑल. आपको बता दिया कि आपकी रिटर्न जो आई है मैंने फाड़ के फेंक दी, डिफेक्टिव है वो, मतलब फाइल हुई नहीं है, फाइल करो आप. अब आज की तारीख में एक ही डिफेक्ट हो सकता है, और वो पता है क्या है? आपने इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर दी जिसमें टैक्स पेबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन जमा होती है. ठीक है, आपको कोई कागज पत्तर अटैच तो करना नहीं है. ठीक है, आपको सिर्फ रिटर्न सबमिट करनी है, और रिटर्न के सारे कॉलम्स तो आप भर ही देंगे, क्योंकि भरेंगे तभी वो कंप्लीट होगा रिटर्न. राइट, तो डिफेक्टिव नहीं हो सकता. डिफेक्टिव बस एक ही चीज से हो सकता है कि आपने टैक्सेस पे नहीं किया है, आप टैक्स पे किए बिना ही रिटर्न को फाइल कर दे रहे हो. राइट, तो दिस कैन बी द ओनली डिफेक्ट इन योर रिटर्न, क्योंकि आपको रिटर्न तभी जमा करना है जब आपने टैक्सेस पे कर दिया है. टैक्स पेबल हमेशा निल आता है. ठीक है, जितना भी टैक्स पेबल आएगा उसमें से माइनस करते हैं टैक्स पेबल पेड, तो वो फाइनल अमाउंट जो होगा वो निल ही आना चाहिए, या फिर रिफंड आना चाहिए कि आप ही का पैसा निकल रहा है. राइट, वही रिटर्न जमा होती है. टैक्स पेबल कभी भी एक पॉजिटिव अमाउंट नहीं हो सकता. तो अगर कभी ऐसा हो गया तो आपकी रिटर्न डिफेक्टिव होगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर आपको डिफेक्ट इन्फॉर्म करना है और आपसे फिर से रिटर्न जमा करा लेना है. यही है सेक्शन 139(9). नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स टुगेदर विथ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 140A by the date of furnishing the return of income shall make the return of income a defective return.
क्या कह रहा है कि अगर आपने रिटर्न जमा करते समय जो टैक्सेस इंटरेस्ट वगैरह उस पर बनता था वो सब जमा नहीं किया तो वो रिटर्न डिफेक्टिव हो जाएगा। डिपार्टमेंट से इंटीमेट द डिफेक्ट टू द एसएससी टू रेक्टिफाई इट विद इन 15 डेज। डिपार्टमेंट उसको आपको नोटिस भेजती है कि आप अपनी रिटर्न को रेक्टिफाई कर लिए और इसके लिए 15 दिन का समय देती है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है। डिफेक्टिव रिटर्न क्या है? 139(9) की रिटर्न है और डिफेक्टिव रिटर्न इज नॉट अ रिटर्न। वो रिटर्न को डिफेक्टिव कह रहे हैं जो आपने जमा की है, बस वो नल एंड वाइड है। डिफेक्टिव रिटर्न इज नल एंड वाइड, वो जमा ही नहीं हुई। बस आपको इन्फॉर्म करेंगे, रिटर्न उधर फाड़ के फेंक देंगे डिफेक्टिव रिटर्न को, फिर से आप जमा कीजिए। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से समझिए, आपने आरओआई फाइल की, ठीक है, कब? 15 जुलाई 2024 को, PY 23-24 की। ठीक है, ये आरओआई आपकी डिफेक्टिव निकल गई। ठीक है, आपको नोटिस आई। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल कर दी, आरओआई फिर से फाइल कर दी। कब? 1/8/24 को। अब ये बताइए, ये जो रिटर्न है, ये रिटर्न कौन सी रिटर्न थी? दिस वाज 139(1) की रिटर्न। ठीक है, ये 139(1) की रिटर्न आपने सबमिट की थी, लेकिन जैसे ही वो डिफेक्टिव हुई वो 139(9) की रिटर्न हो गई। ये वाली रिटर्न 139(1) की नहीं हुई, ये 139(9) की रिटर्न हो गई। ठीक है, और 139(9) की रिटर्न कोई रिटर्न होती ही नहीं है, बस वो डिफेक्टिव हुई, बात खत्म हो गई। ये सेक्शन बस इतना बता रहा है कि ये डिफेक्टिव रिटर्न है, बात खत्म, ये रिटर्न फाइल ही नहीं हुई। अब जल्दी से बताइए, जो 1/8/24 को आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, क्या वो इसकी रिप्लेसमेंट है? नहीं भाई, ये रिटर्न तो फाइल ही नहीं हुई थी, तो रिप्लेसमेंट कहां से हो सकती है? ये रिप्लेसमेंट नहीं है। रिवाइज रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट यहां मत लगा दीजिएगा। ये रिटर्न फाइल ही नहीं हुई थी, ये मान लिया जाता है। 139(9) की रिटर्न का मतलब ये नल एंड वाइड है, नल एंड वाइड है ही नहीं। एज्यूम्ड एज इफ नॉट फाइल्ड, इसका मतलब ये होता है एज्यूम्ड एज इफ नॉट फाइल्ड, ये फाइल ही नहीं हुई। ठीक है, इसलिए जिस दिन ये रिटर्न फाइल होगी ना, ये रिटर्न क्या कहलाएगी? 139(4) की रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न जमा की है आप। राइट, तो बहुत था आज की क्लास के लिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और सारे सेक्शन याद करिए, खूब अच्छे से रिवाइज कीजिए। मुझे तो लगता है कम से कम ये वीडियो तो आपको दोबारा तुरंत खत्म करने के 1 घंटे बाद दोबारा से देख लेनी चाहिए। यस, आई मीन इट, दोबारा से देख लीजिए, पूरा सेक्शन के साथ में आपको याद रटा होना चाहिए, तभी मजा आएगा आगे की क्लास को करने में भी। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।